वो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया, जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुँच सकेगा पार नहीं। हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिससे ना जाति उद्धार हुई, उसका होगा उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्लास में यही समझेंगे देश प्रेम के बारे में, राष्ट्र प्रेम के बारे में, राष्ट्र के स्वरूप के बारे में, जिसे लिखा आपके लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल जी ने, जो आपका हिंदी का गद्य खंड का सबसे पहला अध्याय है, राष्ट्र का स्वरूप, लिखा है वासुदेव सरल अग्रवाल जी ने, जिसमें उन्होंने बताया हमारा देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति कर्तव्य और उसके प्रति जागरूक होने पर बल दिया है। इसमें उन्होंने पूरे अध्याय में बताया है कि एक राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा राष्ट्र का स्वरूप। इसमें उन्होंने बताया एक राष्ट्र का स्वरूप कैसा होता है, उसका निर्माण कैसा होता है और उसके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसलिए जो है दिल दिमाग डेटा सब कुछ लेकर बैठना, पूरे चैप्टर को वन शॉट में खत्म करेंगे, इस तरह खत्म करेंगे ताकि इससे जितने भी गद्यांश बने उनका हम आसानी से आंसर दे पाएँ। ठीक है, इसलिए पूरे चैप्टर को अच्छे से समझना। तो चलिए बिना देरी करते हुए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो वासुदेव सरल अग्रवाल जी ने लिखा राष्ट्र का स्वरूप, इसमें वो बताते हैं कि एक राष्ट्र का निर्माण होता कैसे है। इसके लिए वो 3 घटकों को बताते हैं, 3 अंगों को बताते हैं कि राष्ट्र जो है एक 3 अंगों से मिलकर बना होता है। वो इसके लिए बताते हैं जो पहला अंग है वो है भूमि, दूसरा बताते हैं मनुष्य और तीसरा बताते हैं मनुष्य की संस्कृति। यानी एक राष्ट्र के निर्माण में 3 चीज़ों का योगदान होता है, 3 अंगों का योगदान होता है, भूमि, मनुष्य और मनुष्य की संस्कृति। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं होगा तो एक राष्ट्र, एक पूर्ण राष्ट्र या कहें एक अखंड राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने इस चैप्टर में तीनों को एक एक करके तीनों के महत्व के बारे में बताया है। ठीक है, चलिए देखते हैं तीनों को एक एक करके। सबसे पहला हमारा अंग है भूमि। जो सबसे पहला हमारा अंग क्या है? भूमि। तो इसमें भूमि के बारे में राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर में वासुदेव सरल अग्रवाल जी ने क्या बताया है, चलिए देखते हैं। वासुदेव सरल अग्रवाल जी कहते हैं कि भूमि पर रहने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। एक भूमि होता है और फिर उस पर बसने वाला जन यानी कि मनुष्य, जन भी कहें जन कहें या मनुष्य एक ही बात है। भूमि, जन और उस जन की संस्कृति, जब इन तीनों का सम्मिश्रण होता है, मिलन होता है या योग होता है, तब जाकर एक राष्ट्र का निर्माण होता है, एक राष्ट्र का स्वरूप बनता है या एक राष्ट्र का निर्माण होता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है, ऐसा पौराणिक मान्यता है। और ऐसा माना जाता है कि जो भूमि है इसका निर्माण देवताओं ने किया है, क्योंकि हमने तो कभी भूमि को देखा नहीं है ना। तो ऐसा माना जाता है कि हाँ, भूमि का निर्माण देवताओं ने किया और ये भूमि जो है ये अनंत काल से, यानी इसकी कोई समय सीमा उपस्थित नहीं है ना, क्योंकि किसी ने भूमि को जन्म लेते हुए देखा है नहीं। तो इसलिए माना जाता है कि इसका निर्माण देवताओं ने किया और यह अनंत काल से इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। जो पृथ्वी हमारी, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, लेखक कहता है, वासुदेव सरल अग्रवाल जी कहना चाहते हैं कि हमें उस पृथ्वी के प्रति, उसके भौतिक स्वरूप के और उसके सुंदरता के बारे में हमें उसके प्रति सचेत होना, यानी उसके प्रति जो है उसके एक एक चीज़ के बारे में, एक एक अंग के बारे में जानकारी रखना हमारा आवश्यक धर्म है, या तो कि हमारा परम कर्तव्य है। जिस भूमि पर हम रह रहे हैं उस भूमि के हर एक कोने के बारे में, हर एक नक्शे के बारे में हमें पता हो, है ना। अधिक से अधिक जानकारी हमें उसके बारे में रखनी चाहिए। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, है ना, कि हमें अपने भूमि के प्रति जो है जानकारी इकट्ठा रखनी चाहिए, उसके प्रति जानकारी रखना हमारा परम कर्तव्य है। और हम जितना अधिक जानकारी रखेंगे हमारी राष्ट्रीयता मतलब हमारी राष्ट्रीय भावनाएं उतनी ज़्यादा बलवान होंगी। हम जितना अधिक जानकारी रखेंगे अपनी पृथ्वी के प्रति, हमारी राष्ट्रीय भावनाएं उतनी ही ज़्यादा बलवान हो सकेंगी। और यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। और जितने भी हमारे राष्ट्रीय भावनाएं हैं
सच में उनकी जन्मदाता या उनकी जननी पृथ्वी ही है। पृथ्वी से ही हमारी जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं, और जो राष्ट्रीयता यानी जो राष्ट्रीय भावनाएं पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती हैं वो निर्मूल होती हैं, यानी उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, निराधार होती हैं, वह कुछ एक क्षण के बाद जो है नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, कौन सी राष्ट्रीयता? जो पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है। ठीक है, और जो पृथ्वी के साथ जुड़ी होती है, जिसके प्रति हम अधिक से अधिक जानकारी रखते हैं, वो राष्ट्रीयता हमारी उतनी ही ज़्यादा बलवती होती है। और उसके बाद में आगे देखिए, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। कहने का मतलब है कि जो हमारा बीज होगा, राष्ट्रीय भावनाओं का जो बीज होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो फलेगा फूलेगा आगे बढ़कर, जितनी हमारी राष्ट्रीय भावनाएं अधिक मजबूत होंगी। मतलब उसके प्रति हम जितना अधिक जानकारी रखेंगे, हमारी जो राष्ट्रीय भावनाएं उतनी ज़्यादा बलवती होंगी, और इससे एक राष्ट्र जो होगा वो और भी ज़्यादा फलेगा फूलेगा। ठीक है, इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अदोपरांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और उसकी महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इसलिए हमें पृथ्वी के हर एक चीज़ के बारे में जानकारी रखना चाहिए, उसकी सुंदरता के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसके भौतिक स्वरूप के बारे में, उसकी महिमा के बारे में। ये हमारा आवश्यक कर्तव्य है, हमारा परम कर्तव्य, हमारा धर्म है। ठीक है, हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा परम धर्म है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला। देखिए आगे देखिए, इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से की जानी चाहिए। ठीक है, मतलब जितने भी प्रकार से हम कर सकें, सिर्फ जानकारी ही नहीं, हम जितने भी प्रकार से कर सकें, सैकड़ों हजारों प्रकार से, उतने प्रकार से हमें इसके कर्तव्य की पूर्ति करनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। जैसे कि हर एक चीज़ जो पृथ्वी से जुड़ी हुई है उसे पृथ्वी के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। जैसे कि अगर चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो, और जीव जंतु या फिर प्रकृति का कोई भी जो है अस्तित्व क्यों ना हो, ठीक है, उसे पृथ्वी के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। पृथ्वी के बारे में जितना अधिक जानकारी होगी, ठीक है, राष्ट्रीय भावनाएं उतनी ही ज़्यादा बलवती होंगी। जितनी ज़्यादा राष्ट्रीय भावनाएं बलवती होंगी, राष्ट्र उतना ज़्यादा जो है विकसित होगा। ठीक है, पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन, मतलब कहने का अर्थ है कि पृथ्वी के प्रति हम जितना अधिक जानकारी रखेंगे, जागरणशील राष्ट्र यानी एक विकसित राष्ट्र का निर्माण उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, कहते हैं नहीं है कि जितना अधिक हम अपने राष्ट्र के प्रति जो है जानकारी रखेंगे, हमारा राष्ट्र उतना ही ज़्यादा विकसित होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। चाहे वो मनुष्य के हो, गांव के ना हो या फिर नगर के क्यों ना हो, सैकड़ों केंद्र इससे इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। हर एक चीज, हर एक मनुष्य को जो है इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, पृथ्वी के बारे में, अपनी मातृभूमि के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये जो है सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग है एक राष्ट्र का। बिना भूमि के एक राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता। आप खुद सोचो, अगर पृथ्वी ना हो तो क्या आप एक राष्ट्र छोड़ो, क्या एक घर का निर्माण हो सकेगा? एक घर बन सकेगा? कभी नहीं बन सकेगा। ठीक है, तो अगर घर नहीं बनेगा तो एक प्रदेश नहीं बनेगा, प्रदेश नहीं बनेगा तो एक राष्ट्र भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए भूमि का होना जरूरी है, और उस सिर्फ भूमि के हो जाने से भूमि एक राष्ट्र नहीं बन जाता है। ठीक है, और भी अंग हैं जिन्हें हम आगे भी देखेंगे। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। यानी हमें पृथ्वी के हर एक पर्यावरण के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए, इसकी जलवायु के बारे में, इसके जैसे कि बताया कि पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो बादल हैं उनके बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए, जो समय समय पर आकर अमृत जल से सींचते रहते हैं। जब किसानों को आवश्यकता होती है, जब हमारी मातृभूमि प्यासी होती है, तब वो आकर वर्षा करते हैं, उनसे अपने बूंद से सींचते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तक हो गया था ना। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। हमें पृथ्वी के हर एक चीज़ के बारे में, उसकी वनस्पति के बारे में, उसके प्रत्येक अंग के बारे में, एक छोटे से छोटे चीज़ के बारे में हमें उसकी जानकारी रखना चाहिए। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन में क्षेत्रों का नया उजाला दिखाई देगा। ठीक है, यानी पृथ्वी के बारे में हम जानकारी रखेंगे, तभी जो है हमारे ज्ञान के दरवाजे खुलेंगे। कपाट मतलब दरवाजा। ठीक है, और इस तरह जो सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों से जो एक हम राष्ट्र है वो विकसित राष्ट्र नहीं बन पा रहा है, एक राष्ट्र जो है समृद्ध राष्ट्र बन सकेगा अगर हम चाहते हैं तो। ठीक है, आगे देखो, धरती माता, ये गद्यांश जो है इंपॉर्टेंट है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। धरती माता की कोख में यानी इसकी गोद में अनेक अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, अनेक राशियां भरी हुई हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, और इसी के कारण जो है इसे वसुंधरा कहा जाता है।
ठीक है, वसुंधरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में अनेक राशियां, अनेक हीरे जवाहरात मोती ऐसे पड़े हुए हैं जिनके कारण जो है पृथ्वी को वसुंधरा कहा जाता है। उससे कौन ना परिचित होना चाहेगा, यानी हर कोई परिचित होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है, यानी जितनी भी धातुएं हैं वो लाखों हजारों वर्षों से पृथ्वी के तल में पड़ी हुई हैं और वहीं पर उन्हें पोषण मिलता रहता है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। इसका क्या मतलब है? दिन रात जो बहने वाली नदियां हैं इन्होंने क्या किया है, पहाड़ों को पीस पीस कर, मतलब कि पहाड़ों को इन्होंने पहले चट्टानों में तोड़ा, चट्टानों से इन्होंने उसे पत्थर में तोड़ा, पत्थर से कंकड़ में तोड़ा, कंकड़ से उन्होंने इसे मिट्टी में तोड़ा और मिट्टी में तोड़ने के बाद इसे उन्होंने हमारी मातृभूमि के ऊपर, हमारी पृथ्वी के ऊपर उसका लेपन किया, जिससे हमारी जो मातृभूमि थी वो सजकर तैयार हो गई। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। हमें अपने आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक अभ्युदय मतलब अपने आर्थिक विकास के लिए भी इन सब की जांच पड़ताल करना चाहिए, ठीक है। यानी हमें देखना चाहिए ना कि हाँ पृथ्वी के अंदर क्या कौन कौन सी राशियाँ हैं, कहाँ पर सोना छिपा हुआ है। इससे हमारा खुद का तो आर्थिक विकास होगा ना हमारा, क्या पता कहीं रुपए मिल जाए, है ना, कहीं कोई घड़ा मिल जाए ऐसा, ठीक है। सॉरी अगर जो कुछ ज़्यादा हो गया मुझसे तो, ठीक है। चलो आगे देखो। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। यानी जो पत्थर होते हैं पृथ्वी की गोद में अनायास वैसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन जब वो शिल्पियों के हाथ लग जाते हैं, जो काशीगार होते हैं, अच्छी अच्छी डिजाइनें बना देते हैं पत्थरों को, जब उनके हाथ में आ जाते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें एक आकार का रूप दे देते हैं, जिससे उनमें प्राण फूंक देते हैं। जो शिल्पी लोग होते हैं ना वो लोग, नाना भांति के अनगढ़ या नग बिंद की नदियों के प्रवाह में धूप की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लगते हैं तब उनको प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं और भी ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और उसके सौंदर्य प्रसाधन में, यानी ऐसी जड़ी बूटियां भी पृथ्वी पर हैं जिनका जो है सौंदर्य प्रसाधन में भी जो है उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे एलोवेरा हो गया, है ना, नीम हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। इन पत्थरों, जो कुछ पत्थर, हाँ कुछ यहाँ पर पत्थरों की बात की जा रही है कि इनका सदा भाग रहा है। कुछ सौंदर्य प्रसाधन में कुछ पत्थरों का भी भाग रहा है। मैंने यहाँ पर कुछ पत्तियों बता दिया ना, ठीक है, पर पत्थरों का भी सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं को बताने में भाग रहा है। अतएव इसीलिए हमें उनका ज्ञान भी होना आवश्यक है। उन पत्थरों, उन कंकड़ों के बारे में भी हमें ज्ञान रखना आवश्यक है जो पृथ्वी की गोद में नीचे पड़े हुए हैं, दबे पड़े हुए हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी है, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी हुई है, कौन कौन सी सामग्री भरी है, चलो बताओ मुझे। जलवायु है ना, गैसें हैं, इसके वायुमंडल के बीच में जो भी गैसें हैं, है ना, वो सभी कुछ ऐसी सामग्री भरी है, कुछ सामग्री भरी है पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं। यानी जो समुद्र में भी जलचर रहते हैं और रत्नों की राशियां उसमें पड़ी हुई हैं, हीरे जवाहरात, उन सबके प्रति सचेत होना, यानी उन सबके प्रति चेतना और जागरूकता, यानी और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलाने चाहिए, ठीक है। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान है। यानी अगर कोई राष्ट्र हो, ठीक है, उस राष्ट्र में बहुत सारी, जैसे हमारा भारत है, अब इसके मतलब कि कहीं नदी में या फिर कहीं भी बहुत सारी राशियां हो, बहुत सारे इसमें हीरे जवाहरात पड़े हों, पर अगर हम जो है नए नए लोग जो होंगे वो इन सब के बारे में जानना ही नहीं चाहेंगे तो क्या एक राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा? एक सक्सेसफुल राष्ट्र यानी एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा? कभी नहीं। तब तक हम लोग सोए हुए के समान है, एकदम मुर्दा, डेड के समान है, ठीक है। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप को एक नया ठाठ खड़ा करना है। यानी जब विज्ञान और उद्यम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, हमारी जो वैज्ञानिक प्रगति है उसको भी और इसके साथ साथ उद्यम को भी साथ में लेकर चलेंगे, तभी एक जो है राष्ट्र का भौतिक स्वरूप का एक जो है नया ठाठ खड़ा करना होगा। यानी जो है एक उचित राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। यानी प्रसन्नता के साथ करना चाहिए, उत्साह के साथ करना चाहिए, ठीक है, और मन से करना चाहिए। राष्ट्र के प्रति जानकारी इकट्ठा करना, ये सब अपने मन से करना चाहिए, ठीक है। हमारा यह ध्येय है, यानी ध्येय का मतलब होता है उद्देश्य। हमारा यह उद्देश्य है कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे। यानी कोई भी राष्ट्र में ऐसा हाथ ना हो जो खाली रहे। यानी कहने का मतलब है राष्ट्र में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो बेरोजगार रहे, ठीक है, जिसको काम ना मिले। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और उसके समग्र रूप मंडल प्राप्त किया जा सकता है। तभी एक राष्ट्र का, एक विकसित राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा, ठीक है। चलो अगला देखो।
अब इसके बाद आता है हमारा जन। जन के बारे में क्या बताते हैं वासुदेव सरड़गवाल जी, इसको देखो। हमारा ये क्या हो गया, राष्ट्र के बारे में इन्होंने पहले अंग के बारे में क्या बताया, पृथ्वी यानी हमारी जो मातृभूमि है उसके बारे में बताया। दूसरा क्या बताया, दूसरा बताया जन के बारे में, है ना, यानी लोग। अब पृथ्वी हो और लोग ना हो तो बताओ क्या एक राष्ट्र की कल्पना संभव है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। चलो देखते हैं कैसे। मातृभूमि पर, ये भी गद्यांश जो है इंपॉर्टेंट है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पहला अंग कौन सा है, पृथ्वी, ठीक है। दूसरा अंग कौन सा है, जन। तो ये राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना संभव है, बिल्कुल सही बात है। अगर पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो क्या कभी एक राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है, कभी नहीं। पृथ्वी हो और मनुष्य हो ही ना तो यार क्या होगा, एक बस निर्जीव चीज़ होगी पृथ्वी, है ना। और राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र एक सजीव चीज़ है, ठीक है, जिसमें लोग रहते हैं, लोगों की संस्कृति रहती है, उनकी मातृभाषा रहती है, वेशभूषा रहती है। वो एक राष्ट्र का निर्माण उससे होता है। इससे पृथ्वी हो जाने से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता, उसके लिए लोग भी आवश्यक हैं। जब तक मनुष्य नहीं होगा, अब तुम घर बना लो, घर में कोई आदमी हो ही ना तो क्या उसे परिवार कहेंगे, परिवार नहीं कहेंगे। क्योंकि परिवार में आदमी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो सिर्फ एक घर होगा, एक मकान होगा, वो एक परिवार कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, जब तक कि उसमें व्यक्ति ना हो। तो इसलिए एक राष्ट्र भी तब तक राष्ट्र नहीं हो सकता जब तक उस पर रहने वाले लोग ना हो, मनुष्य ना हो। तो एक राष्ट्र की कल्पना असंभव है। आगे देखो, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यानी जब पृथ्वी और जन यानी मनुष्य जब मिलते हैं तभी एक संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण होता है, ठीक है। जन के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अब बताओ, पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है किसके कारण, जन के कारण, मनुष्य के कारण। जो लोग मनुष्य हैं वही लोग तो कहते हैं कि हाँ पृथ्वी को माता मानते हैं, वही लोग तो कहते हैं कि पृथ्वी को ये हमारी माता है, तभी तो माता कहलाती है ना। नहीं तो अगर मनुष्य ना होते तो कौन कहता, है ना। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं, ठीक है। यानी पृथ्वी माता है और जन लोग जो है उसके पुत्र हैं, ठीक है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, यह भावना होनी चाहिए, ठीक है। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। जब ये भावना राष्ट्र के हर एक नागरिक के अंदर होगी तभी एक विकसित राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। इसी भावना से एक राष्ट्र जो है फलता फूलता है, ठीक है, समृद्ध होता है। यह भाव जब तक सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र के निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं, ठीक है। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जब इस भावना के साथ मनुष्य जो है कि हाँ जो भूमि हमारी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, जब ये भावना होगी, ठीक है, तभी एक राष्ट्र का निर्माण होता है, तभी एक सच्चा संबंध बनता है पृथ्वी और लोक के बीच में, अपने पृथ्वी और मनुष्य के बीच में, तभी एक राष्ट्र का निर्माण होता है। जहाँ यह भाव नहीं है कि कौन सा भाव, कि पृथ्वी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, जहाँ ये भाव नहीं है वह जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है, ठीक है। यानी उससे एक राष्ट्र का निर्माण कभी नहीं होगा, ना तो जन और भूमि में संबंध होगा, ना तो एक राष्ट्र का निर्माण होगा, ठीक है। जिस समय भी जन के हृदय के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है कि हाँ सच में जो पृथ्वी हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, उस क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका परिणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है, देखो। नमो मातृ पृथ्वी, नमो मातृ पृथ्वी, यानी माता पृथ्वी को परिणाम है, माता पृथ्वी को परिणाम है, ठीक है। यह परिणाम भाव ही भूमि का और जन का दृढ़ बंधन है, ठीक है। इसी परिणाम भाव से जो है एक जन और एक पृथ्वी के संबंध को दर्शाता है कि हाँ सच में एक जो मनुष्य होता है वो पृथ्वी का पुत्र होता है और जो पृथ्वी होती है एक मनुष्य की माता होती है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी पर राष्ट्र का जो है इमारत तैयार की जाती है, एक राष्ट्र की इमारत तैयार की जाती है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चित्त जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। यानी अच्छा ये बताओ, जो पृथ्वी को माता नहीं मानता है, क्या उसे पृथ्वी के लाभों को उठाने का कोई अधिकार है? नहीं है ना। जैसे कि अगर आपकी मम्मी है, ठीक है, आप दो भाई हो, ऐसे समझ लो। अगर आपका भाई है जो कहता है ये मेरी मम्मी नहीं है, तो क्या उन्हें उनकी संपत्ति में हिस्सा लेने का कोई अधिकार है? नहीं है ना। तो जब आप पृथ्वी को माता मानते हो तभी उसकी संपत्ति में आपका अधिकार है, तभी उसकी जो है जो उसकी राशियाँ होगी, है ना, उसके जो भी होंगे संसाधन होंगे, तभी उसके जो है लाभ उठाने में आपका अधिकार होगा, नहीं तो आपका अधिकार नहीं होगा, ठीक है। उसी का अधिकार, कहाँ थे हम,
ठीक है। तो यानी जो जन यानी जो मनुष्य पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, जो मनुष्य मानता है कि हाँ पृथ्वी मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार होता है। ठीक है। माता के प्रति अनुराग यानी माता के प्रति प्रेम और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। यानी ऐसा नहीं कि बस मान लिया चलो कह दिया इससे हमारी माता हो गई, उसके प्रति हमारा प्रेम भी होना चाहिए, उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है उनका भी निर्वाहन करना हमें चाहिए। वह एक निष्कारण धर्म है, वह एक निष्कारण धर्म है जिसे बिना कारण मतलब बिना किसी लाभ के करना चाहिए, है ना, बिना कोई आशा किए हुए करना चाहिए, जिसके लिए हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है। ठीक है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन को सूचित करता है। यानी इसके स्वार्थ के लिए ये नहीं मानना चाहिए कि हाँ वो मेरी माता है, चलो हाँ ये पृथ्वी को माता मान ली, चलो इस स्वार्थ के लिए कि हाँ हमें हीरे जवाहर मिलेंगे इसमें, है कि नहीं, चलो माता मान लिया, हमें संपत्ति में अधिकार मिल जाएगा, है कि नहीं, हमें उसका निर्वाहन भी करना चाहिए, हमें दिल से रिश्ता निभाना चाहिए कि हाँ सच में वो हमारी माता है। ठीक है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए, है ना। उससे पहले एक माता और एक पुत्र के संबंध यानी उसके प्रति एक पुत्र का अपनी माता के प्रति कर्तव्य के बारे में उसे पहले जान लेना चाहिए, अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करना चाहिए, तब मानना चाहिए कि हाँ सच में पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। ठीक है। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। यानी जो एक कोई भी माँ होती है वो अपने दो पुत्रों में अंतर कभी नहीं देखती है। ठीक है। चाहे एक काला हो एक गोरा हो, कभी भी वो अंतर नहीं देखती है। ठीक है। तो सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। अब देखो, और इसी तरह जो है पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को बराबर भाव से देखती है, बराबर भाव से चाहती है। क्या कोई ऐसा मनुष्य है कि जिसे सूर्य की किरण जो होती है नहीं मिलती, किसी को मिलती है? कोई है जिसे बरसात का पानी नहीं मिलता, किसी को मिलता है? हर किसी को मिलता है ना। यानी पृथ्वी जो है हर एक व्यक्ति को समान भाव से चाहती है, उसमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। ठीक है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। ठीक है। इतना क्लियर? एक सेकंड, कितना बचा है? बस थोड़ा सा बचा है भाई। ठीक है, जाना नहीं कहीं, बस थोड़ा सा बचा है यार। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और भी क्लासेस इस पर आती रहती हैं इस चैनल पर हमेशा। ठीक है। देखो कहाँ थे हम? हाँ यहाँ थे। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। यानी पृथ्वी पर जो रहने वाले मनुष्य हैं वो बहुत सारे हैं, इतने हैं, अनंत हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत, नाना प्रकार के जो है स्थान है जो लोगों से भरे हुए हैं, जनों से भरे हुए हैं, मतलब लोगों से भरे हुए हैं। यानी हर एक जगह मनुष्य रहते हैं, पहाड़ हो, है ना, जंगल हो, गांव हो, जनपद हो, हर एक जगह मनुष्य आपको मिलेंगे। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। यानी अगर आप भारत देश में देखोगे, एक ही देश में कितनी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, कितने धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी ये भारत माता के पुत्र है ना। और इसी कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उनकी संस्कृति अलग हो, धर्म अलग हो, लेकिन इस कारण जो मातृभूमि के साथ उनका संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं होगा। इस कारण उसमें उनकी संस्कृति के कारण, उनकी भाषा, उनके आचरण के कारण और उनके पहनाव के कारण, उनकी वेशभूषा के कारण, उनका जो पृथ्वी के साथ संबंध है उसमें कोई भी भेदभाव उत्पन्न नहीं होगा। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में, उसके विशाल आंगन में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। सबको मौका मिलता है, समान अवसर सबको मिलता है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। यानी सिर्फ एक आदमी को अमीर बना दिया जाए, ठीक है, तो उससे एक राष्ट्र का निर्माण नहीं तैयार हो जाएगा। मतलब एक राष्ट्र नहीं बन पाएगा, समृद्ध राष्ट्र नहीं बन पाएगा। ठीक है। हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए उसके लिए, और इसीलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए, उसके प्रत्येक अंग के प्रति जागरूक हमें होना चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अधिकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। जैसा कि होता ना ये कि अगर हम पूरा शरीर है, अगर हमारे शरीर में कोई एक भी वो कमी आ जाए, ठीक, हम बीमार हो जाए, हमारा एक हाथ कट जाए, एक पैर कट जाए, भगवान न करे ऐसा हो, पर हो जाए तो क्या होगा? तो एक हमारा राष्ट्र, एक शरीर, पूर्ण शरीर नहीं होगा। चाहे एक छोटी सी कमी क्यों ना है, एक आंखें फूट जाए, है ना, मतलब ऐसा होगा नहीं। ठीक है। या अधिकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र स्वास्थ्य पाने यहाँ तक हो गया था। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण, प्रगति एक जैसी उदार भावनाओं से संचालित होना चाहिए। ठीक है। ये देखो जन का प्रवाह, ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी गद्यांश है। ठीक है। क्या है? जन का प्रवाह अनंत होता है। यानी पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य हैं वो अनंत हैं। 70 वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदगम प्राप्त किया है। यानी हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन जो मनुष्य हैं उन्होंने तदगम प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन जीवन भी अमर है। ठीक है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये लाल वाला अच्छा नहीं लगा, इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ बस। चलो सही है।
ठीक है। इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संतत वही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ठीक है, किसके द्वारा? श्रम के द्वारा, कर्म के द्वारा, अपने श्रम के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा। जब हम क्या करेंगे, एक राष्ट्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, एक राष्ट्र के बारे में उसका हमारा जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करेंगे, तभी जो है एक राष्ट्र जो है एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। ठीक है, देखो यहाँ से संस्कृति, ये तीसरा अंग है। संस्कृति के बारे में वासुदेव अग्रवाल जी क्या कहते हैं, आइए उसको समझते हैं। ठीक है, अभी तक हमने समझा भूमि के बारे में और एक मनुष्य के बारे में। भूमि के बारे में हमने समझा कि भूमि का पहला अंग है ना, इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, कैसे सब कुछ मैंने बताया। फिर हमने मनुष्य के बारे में समझा कि एक भूमि भी होगा तभी एक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा जब तक उसमें मनुष्य ना हो। अब इसके बाद आता है संस्कृति हमारा। अगर एक भूमि हो, मनुष्य भी हो, फिर भी अगर संस्कृति ना हो तो क्या एक राष्ट्र का निर्माण होगा? कहीं नहीं। भूमि हो, मनुष्य हो, यार मनुष्य, उनके बीच कोई संस्कृति ना हो, सभ्यता ही ना हो, सभी लोग आपस में लड़ते रहें, वो उनको काट पीट दें, क्या एक राष्ट्र बन पाएगा? कभी कभी नहीं, सब आपस में ही कट कर मर जाएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए संस्कृति का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक समृद्ध राष्ट्र के लिए। ठीक है, क्या हो गया है, एक सेकंड, अरे भैया, चलो। तो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? जन की संस्कृति। पहला अंग भूमि, दूसरा अंग जन यानी मनुष्य, तीसरा अंग जन की संस्कृति। मनुष्य ने युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रवास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। बिना संस्कृति के एक मनुष्य की कल्पना की ही नहीं जा सकती। अगर कोई मनुष्य बिना संस्कृति के है, यानी अगर मनुष्य हो उनमें संस्कृति ना हो, तो एक मनुष्य हो ही नहीं सकता। वो क्या कहलाएगा? दानव कहलाएगा। ठीक है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है और संस्कृति के विकास और अभिवृद्धि के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है ना। संस्कृति का विकास होगा, उसका जो है विकास होगा, उसके बारे में जब संस्कृति का विकास होगा तभी एक राष्ट्र का विकास होगा। ठीक है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी राष्ट्र के पूरे निर्माण में भूमि और लोग के साथ साथ उसकी संस्कृति जो है उसका भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, यानी भूमि हो, जन भी हो और संस्कृति ना हो तो एक राष्ट्र नहीं बन पाएगा। ठीक है, उसके लिए संस्कृति भी होना आवश्यक है। ठीक है, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। ठीक है, कि हाँ, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, भूमि और जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति से अलग कर दिए जाएं तो एक राष्ट्र कभी राष्ट्र नहीं बन पाएगा। तो उसे राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, है ना। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है, यानी कि जीवन का जो वृक्ष है उसका पुष्प संस्कृति है। ठीक है, बिटप मतलब क्या होता है? वृक्ष। ठीक है, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट अध्यास है, भूमि पर बसने वाला जन, ये वाला यहाँ से, भूमि पर बसने वाला जन जो ज्ञान के क्षेत्र में सोचा है और जो कर्म के क्षेत्र में जो रचा है। ठीक है, यानी जिन्होंने सोचा है और फिर अपने भूमि के प्रति अपने कुछ ना कुछ कर्तव्य किया है, कुछ ना कुछ उन्होंने खोजा है। ठीक है, और भूमि को प्रदान किया है, यानी कर्म के क्षेत्र में रचा है, मतलब भूमि को उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ प्रदान किया है। दोनों के रूप में ही हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। ठीक है, प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है। यानी किसी जाति की संस्कृति दूसरी होती है, संस्कृति किसी राष्ट्र की दूसरी हो सकती है, मतलब किसी व्यक्ति की दूसरी हो सकती है। ठीक है, एक व्यक्ति समूह की संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन वो कभी एक राष्ट्र से संबंध में भाव कभी अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, इस दृष्टि से प्रत्येक जन अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर ही निर्भर है। यानी उन सबका एक मतलब मकसद तो एक ही है, राष्ट्र का निर्माण, एक राष्ट्र का उन्नत, है ना। संस्कृति चाहे कैसी भी हो, जिस तरह जंगल में देखो, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। ठीक है, यानी भारत में देखो, भारत विविधताओं का देश है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, भाषाएं अलग हैं, वेशभूषा अलग है, उनकी भाषा अलग है, मातृभाषा अलग है, संस्कृति अलग है, फिर भी जो है एक सम्मेलन के साथ रहते हैं और अपने सहिष्णुता के साथ रहते हैं, है ना। उस प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, है ना। यानी ऐसा होता नहीं है गंगा का जल किसी और की तरह और जमुना का कोई और, सरस्वती का कुछ और, मतलब जल अलग अलग है ना, लेकिन जब तीनों मिलते हैं, है ना, तो कैसा होता है ना संगम। कहाँ थे हम? उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति के समन्वय में प्राप्त करती हैं, समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। ठीक है, क्लियर। लास्ट पैराग्राफ है, देखिए, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जो मनुष्य हैं, इस राष्ट्र में रहने वाले मनुष्य हैं, हर सभी देखो, कुछ लोग जो है साहित्य के क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग कला के क्षेत्र में, नृत्य के, गीत में, कुछ किसी भी क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं। सभी लोग हैं किसी ना किसी तरह अपने देश के प्रति प्रेम को, अवभाव को प्रकट करते हैं, है ना। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है
वो इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यप ब्रह्म रूप से, बाह्य रूप से, दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु अगर आंतरिक रूप से देखा जाए तो आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है, यानी सुंदर हृदय वाला, या तो कहें कि एक निर्मल हृदय वाला, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है ना। यानी ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसे कि अगर किसी और राज्य में किसी और मतलब दूसरा जो है दूसरी भाषा बोलो, है ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर जो एक सहृदय वाला व्यक्ति होता है वो हर एक प्रत्येक संस्कृति को आनंद पक्ष के साथ स्वीकार करता है, उससे आनंदित होता है, और इस प्रकार की उदार भावना के ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ठीक है, यानी इसी प्रकार की भावना होनी चाहिए, तभी एक उन्नत राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। अगर ये तीन चीज़ें होंगी, कौन कौन सी चीज़? भूमि पर रहने वाले जन और संस्कृति, इन तीनों में से अगर कोई भी नहीं है तो एक राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। तो आज की क्लास आपको सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं फिर इसके इंपॉर्टेंट गद्यांश वाली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।